एक वर्ड हमने इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सर्कुलेट होता हुआ देखा है। वो क्या है जी? वर्ड ई कॉमर्स। अब बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स ये होता है कि हम ऑनलाइन अगर कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कि वो एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसकी हेल्प से हम ये काम करवा रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर कौन सा है, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है, अमेज़ॉन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है। अब ई कॉमर्स स्टोर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा स्टोर, ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है। अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जो इस टाइम पे इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो हमारे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। सिर्फ इस एक कंपनी का, अमेज़न का जो टर्नओवर है वो हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी से ज़्यादा है। तो हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट प्लेस जो है वो हो सकती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम अपनी और बात करें तो जैसे हमारे पास आ जाता है अली बाबा। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है इट से। ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, एक मार्केट प्लेस है। अब ये तो वो हैं जो ग्लोबल हैं, जो बहुत बड़े हैं। अगर मैं लोकल की बात करूं या पाकिस्तानी की बात करूं तो हमारे पास आ जाता है दराज। ठीक है। हमारे पास क्या आ जाता है, दराज, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हम उसे कह सकते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, जैसे अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं कोई एक स्टोर जो है वो लॉन्च करना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं अपनी भी स्टोर जो है वो इंटरनेट पे बेच सकता हूँ। इंटरनेट पे चीज़ें बेचने के लिए मुझे भी एक ई कॉमर्स स्टोर की ज़रूरत है। हाँ, वो इतना बड़ा तो नहीं होगा जितने बड़े ये हैं प्लेटफॉर्म्स, बट ये है कि मैं उस पर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बेच सकता हूँ। अगर मुझे एक पेन भी सेल करना है तो उसके लिए भी मैं एक स्टोर जो है वो रन कर सकता हूँ और उसके ऊपर मैं सिर्फ अपने पेन सेल करता रहूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ए टू जी हर चीज़ हो जैसे कि इन बड़े प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। जैसे अगर मैं और इससे माइक्रो यानी कि नीश में जाता जाऊँ और इसे यानी कि नैरो डाउन करता जाऊँ तो मेरे पास ईएलओ आ जाता है। ये भी पाकिस्तानी स्टोर है जो कि क्या करता है जी, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास क्लॉथिंग को जो है वो सेल करता है। इसी तरह आप आते जाएँ, आप जुनैद जमशेद, इस पे चले जाएँ तो ये भी क्या है जी, ये भी ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये इन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, ये एक ई कॉमर्स स्टोर है। हाँ, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। अब ई कॉमर्स स्टोर को ई कॉमर्स स्टोर कहा कैसे जाता है, यानी कि अगर एक ब्लॉग है तो उसे ब्लॉग क्यों कहा जाता है? अगर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उसे क्यों कहा जाता है कि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है? कोई रीज़न भी तो होती है ना। रीज़न क्या होती है कि यहाँ पे हमें इन सब के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। कॉमन क्या मिलेंगी कि यहाँ पे इन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया होगा। मैं अमेज़न पे आता हूँ तो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुई हुई हैं, अलीबाबा पे आता हूँ तो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुई हुई हैं। हाँ, डिस्प्ले होने की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उसके अपीयरेंस है, वो वैरी कर सकती है। ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हुई हुई हैं, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हैं यहाँ पे भी। इधर भी ये देखें मेरे पास प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, इधर भी मैं देखता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रही हैं। एक कॉमन फीचर जो कि मुझे सबके अंदर नज़र आता है वो ये है कि सब ने अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिस्प्ले की हुई हैं। अब मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ, सपोज़ ये वाली एक प्रोडक्ट है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास उस प्रोडक्ट की डिटेल्स शो होने लग जाती हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट का नाम, उसके रिव्यूज़, उसका उसका रेट क्या है, उसका ब्रांड वगैरह, उसकी डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मैं शो करवा सकता हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है। अब अलीबाबा पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आके मैं किसी प्रोडक्ट पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि ये कैप है। अच्छा जी, ये न्यूएस्ट अराइवल था, मैं इस पे चला जाता हूँ।
अच्छा जी, अगेन मुझे वही चीज़ शो हो रही है। अब अली बाबा जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ऐसा समझ लें कि होल सेल डीलर्स है, जो कि बल्क में माल को जो है काम को अपने प्रोडक्ट्स को है जो सेल करते हैं। जैसे कि ये इनकी प्रोडक्ट है, अब ये बल्क में भी सेल कर रहे हैं, यानी कि 1 से 49 पीसेस, 50 पीसेस, 200 पीसेस, 500 से अबव पीसेस, ठीक है। बट अगेन बातें वही आ जाती हैं, रेट्स लिखे हुए हैं, उसका टाइटल लिखा हुआ वगैरह वगैरह। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी ये डबल रिंग मैं ओपन करता हूँ तो इस पे भी मुझे वही बिहेवियर देखने को मिलता है। अब मुझे नहीं पता था कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं। मैंने क्या किया, 4 से 5 ई कॉमर्स वेबसाइट्स ओपन की अपने पास और उनके बिहेवियर को देखा कि आखिर इनके अंदर क्या चीज़ें जो है वो कॉमन पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे ये मैं हैंड्स फ्री ओपन कर लेता हूँ दराज पे, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ कि उसकी पिक्चर आ रही है, उसका टाइटल आ रहा है, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद अक्सर क्या है, एक कार्ट बनी हुई है, एक टोकरी है जिसके अंदर मैं अपनी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। क्या है जी, क्या बना हुआ है, एक कार्ट बना हुआ है, ये देखें। जिस पे भी आता हूँ मुझे ये जो है कार्ट नज़र आ जाता है। मुझे क्या पता लगता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर कार्ट होता है, प्रोडक्ट्स होती हैं और ये सारा कुछ हम शो करवा सकते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम किस पे, अब ये पूरी वेबसाइट, जैसे वेबसाइट्स कस्टम बन सकती हैं तो ये सारी वेबसाइट भी बन सकती हैं। प्लस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो हमें इस चीज़ का इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की इजाज़त देता है। विक्स है, विक्स भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की इजाज़त देता है। शॉपिफाई तो है ही ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। मैजेंटो है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की इजाज़त देता है। तो हमें क्या पता लगता है कि जितने भी ये सीएमएस हैं ये आपको ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की इजाज़त देते हैं और हम बआसानी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। बट हमें एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि ये जो ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं ये डायनेमिकली वर्क कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का कार्ड चेंज है, आपका डिफरेंट है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई और डिफरेंट ले रहा है, तो उसके अंदर चीज़ें क्या रहती हैं, यूजुअली डायनेमिक रहती हैं, ठीक है। इसका भी तरीकाकार वही है जैसे हम प्रोडक्ट्स को सेटल करते थे, यानी कि हमने ब्लॉग को सेटअप किया, इसी को भी उसको भी इसी की तरह से सेटअप करना है। बट अगेन ये फंक्शनैलिटीज़ लाने के लिए हमें किसी डिफरेंट प्लगइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि जब ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग के लिहाज से जो थीम्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो जब ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव से जो हमारे पास चीज़ें होंगी हमने उसे इस्तेमाल करना है। यानी कि जो थीम्स हैं, जो प्लगइन हैं, जो ई कॉमर्स रेलिवेंट हैं, जो कि उसके फीचर प्रोवाइड करते हैं, हमने वो यूज़ करना है। आम थीम के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे मैं ब्लॉग जो है वो किसी भी थीम पे बना सकता हूँ। बट अगर मैं ब्लॉगिंग थीम लेके आऊँगा तो फ़ायदा क्या होगा, ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे। इसी तरह ई कॉमर्स वेबसाइट मैं किसी भी थीम को पकड़ के बना सकता हूँ। बट अगर मैं ई कॉमर्स स्पेसिफिक थीम लेके आऊँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स को शो करवाने के ज़्यादा तरीके आ जाएंगे, ठीक है। कार्ट में चीज़ों को ले जाने का एक डिफरेंट तरीका होगा, ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो रही होंगी, ठीक है। जैसे ब्लॉग में था वैसे ही ई कॉमर्स में ये बातें सारी की सारी जो है वो सेम ही रहती है, ठीक है। अब इसके साथ एक वर्ड को जो है ना रिलेट किया जाता है ई कॉमर्स के साथ। आपने अक्सर एक वर्ड देखा होगा, वू कॉमर्स। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उन्हें वो इन दोनों वर्ड्स को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं कि सर ई कॉमर्स क्या है, वू कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स तो एक बहुत बड़ी टर्म है। ई कॉमर्स क्या है, एक बहुत बड़ी टर्म है। ई कॉमर्स से मुराद है कि ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना, ठीक है। अब ये फंक्शनैलिटी जिस प्लगइन की मदद से अचीव की जाती है उस प्लगइन का नाम वर्डप्रेस के अंदर क्या है, वो कॉमर्स।
ई कॉमर्स तो स्टोर है ना, ई कॉमर्स तो वो फंक्शनैलिटी का नाम है, उस चीज़ का नाम है जिसे हम ऑनलाइन कह रहे हैं कि बेचना है हमने। वो फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए, इस तरह की प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए, प्रोडक्ट शो करवाने के लिए, कार्ट पेज शो करवाने के लिए हमारे पास जो प्लगइन यूज़ होगा उसको हम कहते हैं वू कॉमर्स। और वू कॉमर्स सिर्फ वर्डप्रेस की एक टर्म है। ई कॉमर्स तो ग्लोबल टर्म है ना। ई कॉमर्स तो आप दराज पे बेचो, आप पाकिस्तान में बेचो, आप जैसे भी बेचो, वो ई कॉमर्स कहलाएगा। बट अगर आपने वर्डप्रेस के थ्रू किसी चीज़ को बेचना है तो ये फंक्शनैलिटी आपको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए जिस प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी उस प्लगइन का नाम क्या है, वू कॉमर्स। अब शॉपिफाई जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, शॉपिफाई का जो प्लगइन है उसका नाम डिफरेंट है, या उनकी जो सर्विस है उसका नाम डिफरेंट होगा, जिसकी मदद से हम ई कॉमर्स स्टोर जो है वो लॉन्च करते हैं। ठीक है। बट क्या है कि वो तो मेजरली, अब वर्डप्रेस तो बना है हर चीज़ के लिए कि ब्लॉग बना लें, सिंपल वेबसाइट बना लें। शॉपिफाई किस चीज़ के लिए बना है, बेसिकली वो बना है ई कॉमर्स के लिए कि अगर आपने चीज़ें बेचनी है तो फिर आप शॉपिफाई को यूज़ कर लें, वो आपको अच्छे ऑप्शन जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात समझ में आ गई है कि ई कॉमर्स तो वो टर्म है और जो प्लगइन है वो क्या होता है, वो कॉमर्स। तो इस प्लगइन के बगैर हमारी जो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में लाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है, वो हम नहीं ला सकते। ठीक है। तो हमने वो कॉमर्स को लाजमी यूज़ करना ही करना है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ थीम फॉरेस्ट पे, ठीक है, मैं किधर आ गया, मैं थीम फॉरेस्ट पे आ गया हूँ। वर्डप्रेस के अंदर मैं ई कॉमर्स के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है। अब ये वो हैं जो कि ई कॉमर्स को सपोर्ट कर रही हैं। इसकी जो बेस्ट सेलर थीम है वो फ्लैटसम है, पोर्टो है, वुडमार्ट, ये सारी ई कॉमर्स रेलिवेंट थीम्स हैं जो कि ई कॉमर्स के ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। अब सपोज मैं फ्लैटसम को ओपन कर लेता हूँ। बस एक चीज़ मैंने मेक श्योर कर दी है कि जो भी चीज़ मैं ले रहा हूँ, जो भी थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या होनी चाहिए, वो कंपेटेबल होनी चाहिए वू कॉमर्स के साथ। ये देखिए, कंपेटेबल विद वू कॉमर्स 5.1 वगैरह, ये उसके वर्जन्स लिखे हुए हैं। वो इस प्लगइन के साथ क्या होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है। अब ये मुझे क्या कहती है, ये जो फ्लैटसम है मुझे ये बहुत ऑप्शन प्रोवाइड कर देती है चीज़ों को शो करवाने के, प्रोडक्ट्स को शो करवाने के, अपनी रीसेंट आइटम्स शो करवाने के, जो मेरी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो शो करवाने के। ठीक है। कैटेगरीज आ जाएंगी ना, जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है मैं उसे टॉप पे ला सकता हूँ, जो मेरी वीकली बेस्ट सेलर है, जो मेरी डिस्काउंट पे चल रही हैं। तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा थीम ने प्रोवाइड करना है, ये हम खुद नहीं बनाते। ठीक है। ये थीम हमें इस तरह की चीज़ें देती है। अब ये देखें, न्यूएस्ट अराइवल है, ये न्यूएस्ट अराइवल ऑटोमेटिकली ऐसे शो हो जाएगा, जैसे ब्लॉग के अंदर हम सेटल करते हैं ना, रीसेंट पोस्ट आ जाए या टॉप पोस्ट आ जाए वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये फ्लैटसम है यूएक्स थीम्स की तरफ से, और बहुत फेमस थीम है ई कॉमर्स के लिए। ये देखें, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग वो कॉमर्स थीम। ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है, वर्डप्रेस के साथ वो कॉमर्स का वर्ड लग जाता है। अगर ओवरऑल ग्लोबल बात की जाए, जनरल बात की जाए, तो फिर मैं ई कॉमर्स का लफ्ज़ यूज़ करूँ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने अपने पास इस प्लगइन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। ठीक है। सिंपल, अपने पास डैशबोर्ड में आ जाए, प्लगइन में आ जाए, ऐड में। थीम अभी जो बेसिक थीम चल रही है मैं वही रखूँगा, बट हम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जैसे ब्लॉग की चेंज हुई थी, इसकी भी हो जाएगी। यहाँ पे आके सर्च कर लें वू कॉमर्स। अब ये जो वू कॉमर्स प्लगइन है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके हमें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसकी तरफ से है, ये है भी वर्डप्रेस वालों की तरफ से, यानी कि उन्होंने खुद ये बनाया हुआ है। ऑटोमेटिक के जो प्लगइन होते हैं वो किसकी तरफ से होते हैं, वो होते हैं वर्डप्रेस की तरफ से। वो कॉमर्स है हमारे पास, मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक्टिवेट कर। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ही मैं इसे एक दफ़ा एक्टिवेट करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली ये मुझे उसके एक मेन विज़ार्ड पे ले जाता है, उसके मेन स्टेप्स पे ले जाता है कि आप यहाँ से क्विकली चीज़ों को सेटअप कर लें। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अपने ऑप्शन अपने अकॉर्डिंगली सेटल कर सकता हूँ। ठीक है जी।
एक मिनट सिर्फ रुकिएगा। मैं जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, अब देखें हमने क्या करना है। हमने यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पुट कर देनी है। ये स्टेप मैं बाद में भी कर सकता हूँ, प्लस मैं इसके साथ ही कर सकता हूँ। अब जो भी आपका एड्रेस है, सपोज मैं क्या देता हूँ कोई भी यहाँ पे लिख लें। ठीक है, ये कोई भी लिख लेते हैं, जैसे कि ठीक है, जो भी हमारा एड्रेस है। अब ये हम चीज़ें इस तरह की सेटअप करेंगे अपने क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, जो भी वो बात हमें बताएगा, जिस रीजन में भी उसने बेचना है, ये क्लाइंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तान है जी, बलूचिस्तान, पंजाब। ठीक है जी, सिटी में मैं लिख लेता हूँ जी सरगोदा। और पोस्टल कोड जो भी होता है, आई गेस 4100 होता है सरगोदा का। जो भी है पोस्टल कोड, आपने अगर नहीं आता किसी का भी देख लें कि सरगोदा का पोस्टल कोड क्या है। यही होता है 4100। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट कर देना। अब क्या है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है कि अगर आप क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो, वो आपने चूज़ कर लेना है। ये हमें गिवन है। ठीक है, मैं क्या देता हूँ, आई एम सेटिंग अप फॉर माई क्लाइंट, और कंटिन्यू। कंटिन्यू करने से वो कहता है कि जी आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, अपना डाटा हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम मज़ीद वो कॉमर्स को बेहतर कर सकें। ठीक है, कि इम्प्रूव फीचर लाएँ, फास्टर फिक्सेस लाएँ। तो आपका जो नॉन सेंसिटिव डाटा है ना वो आप शेयर कर दें। मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो आप कहते हैं नो दें। मैं कहता हूँ ठीक है, कर लो, कोई इशू नहीं। उसके बाद है कि इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट। आप किस तरह की चीज़ बेच रहे हो। फैशन बेचोगे, हेल्थ एंड ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स, फूड, ड्रिंक, होम, फर्नीचर, गार्डन, एजुकेशन, या कोई भी अदर, जो भी आपने बात बतानी है। ठीक है, जिस भी तरह की चीज़ है, अगर आपने एक से ज़्यादा बेचना है तो एक से ज़्यादा को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह की चीज़ें नोटिस क्या करें कि अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है ना, तो उन्होंने चेक बॉक्स लगाया हुआ है, रेडियो बटन्स नहीं लगाए हुए, क्योंकि रेडियो बटन यूज़र को ये इंडिकेशन देते हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए वैसी चीज़ यूज़ करते हैं जो कि यूज़र पहले भी देखता रहता है, जैसे कि ये। ठीक है, अच्छा मैं इसे टिक कर देता हूँ, और आगे क्या देता हूँ, मैं फैशन में बेचना चाहता हूँ, जो भी है कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसकी टाइप्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक फिजिकल प्रोडक्ट होती है, दूसरी डिजिटल प्रोडक्ट होती है। दो तरह की मेजर प्रोडक्ट हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं ऐसी चीज़ें जो कि आपको शिप होती हैं, जो कि आप फिजिकल फॉर्म में अपने पास रिसीव करते हो। जैसे अगर आपने मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है? फिजिकल है सर। फ़िज़िकल है। अब फिजिकल है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको पीडीएफ में मोबाइल फ़ोन भेज रहा हूँ, ले लें। ऐसा तो नहीं कह सकता। हाँ, कोई सॉफ्टवेयर होना, कोई एप्लीकेशन होना, वो क्या है, वो डिजिटल प्रोडक्ट है, जो कि सामने तो हमें ऐसा नज़र नहीं आएगी, बट हम किसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेजर 2 हैं। वैसे इसकी कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने बनाई हुई हैं। कैसे कि अगर आपके पास कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, जैसे ई-बुक्स वगैरह होती हैं, उस वो अगर आपने बेचनी है, क्योंकि उसकी भी ई-कॉमर्स स्टोर बनता है। लोग अपनी किताबें शेयर करते हैं, तो वो कहते हैं पे करो और आपको ई-बुक मिल जाएगी। अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड है तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड आप कर सकते हो, मेंबरशिप, बट ये चीज़ें फ्री नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट्स तो
फ्री है। अगर आपने बुकिंग वाली वेबसाइट है, कोई बंडल्स में है, ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं कि कोई आए तो सब्सक्राइब कर सकता है तब वो यूज़ करे, तो वो हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ फिजिकल प्रोडक्ट्स ही हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाउ मनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले, भाई कितनी प्रोडक्ट्स हैं, मैं कह देता हूँ 1 से 10 हैं अभी। तो वो कह रहा है अभी कहीं और जो है वो बेच रहे हो, तो मैं कह देता हूँ कहीं नहीं बेच रहा। वो फिर मुझे क्या देता है, मार्केटिंग करनी है तो ये कर सकते हो, मार्केटिंग वगैरह के गूगल एड्स, फेसबुक, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं। ये देखिए मेल चिम्प का भी जिक्र है अभी। मैं कहता हूँ अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर वो कहता है इसके लिए एक अच्छी सी थीम भी चूज़ करो। ठीक है, अब मैं क्या देता हूँ कि मुझे अभी फ़िलहाल थीम चूज़ नहीं करनी, मैं अपनी भी अपलोड कर सकता हूँ और मैं यहाँ से भी कोई थीम फ्री वाली या पेड जो है मैं लगा सकता हूँ। ये देखिए ये पेड थीम्स भी आ रही है मेरे पास, $79 पर ईयर। ठीक है, अभी मैं कोई भी चूज़ नहीं करता, मैं कहता हूँ स्किप दिस स्टेप। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जेट पैक कर लो साथ में। अब जेट पैक भी क्या है कि हमारे पास एक सिक्योरिटी का, स्पीड के हवाले से, ऑटोमेटेड टैक्सेस, यानी कि हमारी मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए एक प्लगइन है। मैं कहता हूँ कि अभी मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ वो कॉमर्स को समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये किया। अब मेरा जो विज़िट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया और मेरे पास चीज़ें डालो। अभी तक मैंने अपनी स्टोर की डिटेल्स डाली हैं, प्रोडक्ट्स की, पेमेंट की, टैक्सेस की, शिपिंग वगैरह की डिटेल जो है हमने अभी तक सेटल नहीं की। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास वो कॉमर्स का एक ऑप्शन आ जाता है, प्रोडक्ट्स का, एनालिटिक्स का और मार्केटिंग का। ये कुछ ऑप्शंस वो कॉमर्स की मदद से मुझे मिले। अब मैं एक और काम करता हूँ, चलो ये स्टोर की सेटअप तो डाल दी, मैं पेज में जाता हूँ। पेज में मैं जाता हूँ तो पेज में मैं जाके देखता हूँ कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज और शॉप पेज ऑटोमेटिकली आए हुए हैं। हालांकि मेरी वेबसाइट में पहले ऐसा कोई पेज मैंने क्रिएट नहीं किया। ये कभी भी, ये मॉर्निंग पे हम कब से काम कर रहे हैं, हमने कभी भी कार्ट पेज, चेकआउट पेज हमने क्रिएट नहीं किया। तो ये पेज कहाँ से आ गए, ये पेज वो कॉमर्स अपने साथ लेके आया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था उसे इन पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, कार्ड पेज की उससे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी तक आपने प्रोडक्ट नहीं डाली, जैसे ही आप प्रोडक्ट डालोगे वो प्रोडक्ट का पेज ऑटोमेटिकली बना देगा। जैसे कैटेगरीज के पेजेस बन जाते थे, इसी तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह के भी पेजेस जो हैं वो क्रिएट हो जाने हैं। जब हम प्रोडक्ट डालेंगे, अभी तो कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारी, तो अभी वो शो भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये कार्ड पेज, अब मैं कार्ड पेज को अगर एडिट करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, मैं इसे ओपन करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट कोड मिलता है जो कि ऑलरेडी पेस्टेड है। मुझे क्या मिलता है, मुझे एक शॉर्ट कोड मिलता है जो कि ऑलरेडी पेस्टेड है। इससे क्या मुराद है, ये शॉर्ट कोड क्यों लगा हुआ है यहाँ पे, क्या रीज़न हो सकती है? सर वो कॉमर्स का जो प्लगइन है सर, उसका ज़रा शॉर्ट कोड होगा यहाँ पे, जो स्पेसिफिकली कार्ड के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, और कोई बात बताना चाहें? शॉर्ट कोड का क्या मकसद हो सकता है, यहाँ पे क्यों सर लगा हुआ है? उस प्लगइन की फंक्शनैलिटी को वहाँ पे हम अपने पर्टिकुलर पेज पे जिस जगह ऐड करना चाहते हैं, तो सर हमें शॉर्ट कोड को यूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, शॉर्ट कोड लगने की रीज़न बिल्कुल यही है कि ये वाला पेज जो है वो स्पेसिफिकली कार्ट के लिए मुख्तस कर दिया गया कि भाई जो भी कार्ट है ना वो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या कार्ट वाला पेज स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा? सर जी लिंक भी कह सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं लिंक भी से, कि बट ये है कि हमारी जो भी कार्ट होगी ना वो यहाँ पे शो होगी इस पेज की मदद से ही। वो जो कार्ट का जो हमारे पास नज़र आ रहा होता है ना, वो ये पेज होता है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कार्ट का पेज होगा ये स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा? सर डायनामिक होगा। सर डायनेमिक। एग्जैक्टली ये होगा डायनेमिक। रीज़न क्या है डायनेमिक होने की? अब नजमा रईस मेरी वेबसाइट पे आई हैं, इन्होंने एक पेन परचेज़ किया,
तूबा मुश्ताक है, इन्होंने एक बुक परचेज़ की है, तो नजमा रईस का कार्ड पेज का व्यू और तूबा मुश्ताक का कार्ड पेज का व्यू सेम नहीं होगा। जिसने जैसी प्रोडक्ट ऐड की है उस तरह का व्यू उसे मिलने लग जाएगा। अगर तो फिक्स हो जाए, स्टैटिक हो जाए, तो नजमा के पास भी पेन शो हो रहा होगा, तूबा के पास भी पेन, आरजू अगर शॉपिंग करने आती हैं आरजू के पास भी पेन शो हो रहा होगा और फैज़ान के पास भी पेन शो हो रहा होगा। ठीक है, सबके पास एक व्यू हो जाएगा। ऐसा करने से हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी तो ठीक ना हुई। तो ये डायनेमिक हमारे पास क्या है, ये शॉर्ट कोड लगने से हमारे पास हर किसी का व्यू जो है डायनेमिक भी होता है। अब हमने क्या करना होता है, अगर हम ये पेज डिलीट कर देते हैं तो हम कोई नया पेज बना के उसे ये अगर उधर शॉर्ट कोड कह देंगे तो वो वाला पेज होगा वो एज अ कार्ड पेज लेने लग जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आके सेटिंग्स के अंदर रीडिंग के अंदर जाके कह नहीं देते थे कि ब्लॉग पेज ये होगा, पोस्ट पेज ये होगा, तो जिस पेज को भी कहते थे वहाँ पे वो पोस्ट ऑटोमेटिकली भेजने लग जाता था। इसी तरह जिसको हम कार्ड पेज कहेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली एज अ कार्ड क्या करेगा, डिटेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सर हमें ये शॉर्ट कोड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाएगी, या हम वो कॉमर्स को अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो कैसे जान सकते हैं। तो अगेन इसे अगर आप बेहतर तरीके से जानना चाहो तो वही बात जो कि मैं वो कॉमर्स और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। अगर मुझे कभी भी इस तरह का शॉर्ट कोड, अगर मैंने प्रोडक्ट पेज के शॉर्ट कोड की ज़रूरत है, बाकी भी तो अकाउंट पेज के भी शॉर्ट कोड लगे होंगे, किसी की भी ज़रूरत है या कोई भी सेटिंग मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहाँ चला जाना है, मैंने चला जाना है वो कॉमर्स की डॉक्यूमेंटेशन पे। और यहाँ पे ये टोटली फ्री है, प्लगइन भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है। तो मैंने क्या कर लेना है, मैंने इसे यहाँ से सेटअप चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, मैंने क्या करवा लेनी है, यहाँ से चीज़ों को समझ लेना है थोड़ा सा। अगर मैं कहीं मुझे मुश्किल आ जाती है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अदरवाइज़ वो कॉमर्स के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज भी पड़े हैं, ब्लॉग्स भी पड़े हैं और वीडियोस भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या पता लगा कि कुछ पेज इसने जो है ऑटो क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि अकाउंट चेकआउट का, क्योंकि चेकआउट पेज भी अलग होगा। चेकआउट में नजमा रईस ने पेन लिया, इनका बिल है $10, तूबा ने बुक लिया, तूबा का है 50, आरजू ने बुक के साथ एक बैग भी लिया, आरजू का है $200। ठीक है, हर किसी के चेकआउट पे जो बिल बनेगा वो डिफरेंट होगा, तो ये भी डायनेमिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब शॉप पेज वैसे ही है जैसे हमारे पास पोस्ट पेज होता था, कि जैसे ही आप शॉप पेज किसी को कह दोगे तो जो भी प्रोडक्ट आप डालोगे वो ऑटोमेटिकली शॉप पेज के ऊपर डिस्प्ले होती रहेगी। जैसे हम नया ब्लॉग डालते थे तो वो ब्लॉग वाले पेज पे जाता रहता था, इसी तरह जो भी प्रोडक्ट डालोगे वो शॉप के पेज पे जाती रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वो कॉमर्स के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑर्डर्स, कस्टमर्स वगैरह में चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं अभी मैनेज नहीं कर सकता, ऑर्डर्स आने के बाद ये चीज़ें मैनेज होंगी। ठीक है, मैं सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ कि इसकी क्या क्या सेटिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ये वही सेटिंग्स हैं जो कि मैंने आने से पहले, एंटर होने से पहले की थी। अच्छा जी, ये वही सेटिंग्स हैं जो मैंने पहले की थी, पुट की थी, वो यहाँ पे आ रही है। वो कह रहा है अब उसके आगे जनरल ऑप्शन है कि किस लोकेशन पे आपने सेल करना है। मैं कहता हूँ सेल ऑल कंट्रीज़, पूरी दुनिया में मैं बेचना चाहता हूँ। अगर आप कहते हो स्पेसिफिक, एक्सेप्ट, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, शिप कहाँ करना है, शिप टू ऑल कंट्रीज़, जहाँ जहाँ मैं बेच रहा हूँ, तो मैं पूरी दुनिया में बेच रहा हूँ तो मैं कहता हूँ हर जगह मैं शिप करूँगा। ये ऑप्शन आपने भाई वैसे चूज़ करना है जैसे क्लाइंट ने कहा हुआ है। अगर वो यूएसए में बेच रहा है तो आपने सिर्फ यूएसए चूज़ कर लेना है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, कि आपके जो कस्टमर की लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो आप कह देते हो कुछ भी हो जाए, नो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, दिस ऑप्शन डिटरमाइंस द कस्टमर डिफ़ॉल्ट लोकेशन मैक्सिमाइज। ठीक है, कि कस्टमर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है, शॉप बेस एड्रेस हो जाए या कोई भी लोकेशन सेटल नहीं करनी तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है टैक्सेस के हवाले से
टैक्स जो है ये कभी भी हमने सेटल नहीं करने होते, क्यों? क्योंकि हमें उस कंट्री के टैक्सेस की पॉलिसी का अक्सर नहीं पता होता कि जिस कंट्री में वो सेल कर रहा है वहाँ पे क्या टैक्स अप्लाई होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने क्या करना होता है, टैक्स वगैरह जो है वो अक्सर सेटल नहीं करने होते। वो क्या करता है, वो चीज़ जब हम उसका स्टोर रेडी कर देते हैं उसके बाद वो अपनी टैक्सेस की इंफॉर्मेशन खुद ब खुद यानी कि वो शो करवा देते हैं, खुद ही फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कूपन्स। कूपन से क्या मुराद होता है? कूपन से मुराद होता है जी, जैसे कि आपने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा है कि आप हमारा प्रोमोशनल कोड यूज़ करो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा वगैरह वगैरह। प्रोमो कोड जो होता है वही कूपन है। कि अगर आपके पास सपोज ईद आई है तो आप कहते हो जी ईद 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 उल अज़हा। ठीक है, आप कहते हो ईद उल अज़हा आई है यानी कि हमारे पास, तो उसका एक प्रोमो आ जाएगा। ईद उल फितर आई है तो उसका एक प्रोमो आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाता है, कोई त्यौहार आ जाता है, 14 अगस्त आ जाता है या कुछ भी इस तरह का है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक आप उसका कूपन जो है वो ऐड कर सकते हो। अभी ये कूपन मैं यहाँ से भी सेटल कर सकता हूँ, प्लस मैं यहाँ से भी ये ऐड करवा सकता हूँ। अभी मैं इसे ऐड नहीं कर रहा, बट एनेबल कर दिया कि भाई कोई अगर कूपन लाता है तो वो कर सकता है। ठीक है, बट अगेन वो कूपन मुझे पहले यहाँ पे जनरेट भी करना पड़ेगा। भाई ईद उल अज़हा में जनरेट करता हूँ तब भी कोई वहाँ से आके पुट करेगा शॉप पे, तो वो फिर टोकन जब तक मैच होगा तभी उसे डिस्काउंट जो है वो अलाउ होगा, अदरवाइज डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। ठीक है, करेंसी में क्या देता हूँ जी, मेरी सपोज पाकिस्तानी रुपी। करेंसी की पोजीशन कहाँ पे शो करवाना है, राइट लेफ्ट कहीं भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, 1000 को सेपरेट करवाना है, डेसिमल को करवाना है, नंबर ऑफ डेसिमल, ये भी मैं चीज़ें सेटल नहीं कर रहा। साथ में इन्होंने हमें ये क्वेश्चन मार्क भी दिए हुए हैं, जिससे अगर मुझे किसी ऑप्शन का आइडिया नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से भी जो है ना वो इसे देख सकता हूँ, द स्ट्रीट एड्रेस फॉर योर लोकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जनरल थी। अब आ जाती है हमारे पास प्रोडक्ट की सेटिंग्स। अब देखिए प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहली चीज़ क्या है, शॉप पेज। कि जो शॉप पेज है ना वो कौन सा पेज होना चाहिए, जैसे मैं रीडिंग के अंदर मैंने आपको बताया मैं सेटल करता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे भी सेटल कर सकता हूँ, सारे पेज आ जाए। बाय डिफ़ॉल्ट शॉप ही सेटल्ड है तो मैं कहता हूँ शॉप ही रहे और इसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। ठीक है, ऐड टू कार्ट बिहेवियर। अब क्या है कि जैसे ही इस पे यानी कि कोई भी इंसान परचेज करता है तो दो ऑप्शन है कि कार्ड पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे, प्लस इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर करे। ऐड टू कार्ट बटन से क्या मुराद है, यानी कि एजेक्स से क्या मुराद है, एजेक्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट है ना, इसी की ऐसे समझ एक सब डोमेन है इसकी जो इसमें लिखा हुआ है ना एजेक्स, इसकी फुल फॉर्म के अंदर भी जावास्क्रिप्ट आता है। मैं लिख लेता हूँ एजेक्स फुल फॉर्म। अच्छा, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अब एजेक्स क्या काम करवाता है, एजेक्स ये काम करवाता है हमारे पेज को विदाउट रिफ्रेश हुए कोई भी काम करवाना हो तो वो एजेक्स की फंक्शनैलिटी में आ जाता है। ठीक है, पेज रिफ्रेश हुए बगैर कोई चीज़ हो जाती है तो वो यूजली एजेक्स में आता है। ये सर्चिंग के लिए यूज़ होता है कार्ट में, तो ये उसका ऑप्शन है कि भाई जैसे ही कोई डालता है तो वो ऊपर एक बास्केट बनी होती है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है, एक आ जाता है, दो आ जाता है, तीन आ जाता है, वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये उसके हवाले से है। प्लेस होल्डर इमेजेस हैं वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वेट जो है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, जो चीज़ आप बेच रहे हो उसके हिसाब से आपने लिख लेनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिव्यूज़ हैं, आपके पेज पे कोई रिव्यू कर सकता है वगैरह वगैरह, रेटिंग दे सकता है, इनेबल कर देना। ये मैंने क्या करवा दी, इन्हें ओपन करवा दिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास इन्वेंट्री की भी सेटिंग्स है कि भाई कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ऐसा कौन सा थ्रेश होल्ड है जिस पे मुझे प्रोडक्ट्स की इंडिकेशन मिल जाए, भाई अगर इतनी प्रोडक्ट्स हो जाती हैं तो मैसेज आ जाए, पता लग जाए। एक मिनट।
अच्छा जी, ये हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपने, क्योंकि अब देखें आप कोई चीज़ बेच रहे हो, अगर आप शर्ट्स बेच रहे हो या कुछ भी है तो आपने इन्वेंट्री भी तो मैनेज करनी है। इन्वेंट्री मैनेज करने से ये होता है कि जैसे ही अच्छा जी, तो क्या है कि जी इन्वेंट्री की जो सेटिंग्स है ना वो मैंने यहाँ से अपनी सारी मैनेज करनी है। ये देखें नोटिफिकेशन वगैरह, भाई अगर इन्वेंट्री कम होती है तो नोटिफिकेशन ऑनर को आनी चाहिए ना, मालिक को आनी चाहिए। तो इसीलिए जो वेबसाइट का ऑनर है वो मेल लगी हुई है, ठीक है, कि भाई जैसे ही लो स्टॉक होता है नोटिफिकेशन आ जाए, आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें होती हैं नोटिफिकेशन आ जाए। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ों को खुद मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, ऑर्डर्स आपके पास चलते जा रहे हैं, मतलब कि स्टॉक कम होता जा रहा है। स्टॉक कम हो रहा है तो जैसे ही आपने कह दिया कि आपने 100 शर्ट्स बनवाई हैं, आपने पुट कर दिया कि 100, जैसे ही 100 ऑर्डर्स आएंगे या 10 ऑर्डर आ गए या आपको ऑर्डर पे भी पता चलता रहेगा, बट जैसे ही इन्वेंट्री लो हुई यानी कि 2 शर्ट्स रह गई हैं, तो फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतनी शर्ट्स रह गई हैं, ताकि आप दोबारा से इन्वेंट्री ऑर्डर कर सको या अपना जो भी प्रोडक्ट है वो क्रिएट कर सको, ठीक है। उसके अलावा डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कैसे डाउनलोड करवा सकते हैं, बट हमने फ़िज़िकल चूज़ किया तो मुझे इस सेटिंग करने की जो है ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं कर सकता हूँ कि जो लॉगिन हो वही डाउनलोड कर सके। ये यूजली ई बुक्स वगैरह के लिए चीज़ यूज़ होगी। उसके बाद आ जाती है शिपिंग। शिपिंग के अंदर मुझे अपने जो शिपिंग जोन है उन्हें मैनेज करना होता है, ठीक है। क्या है, अ शिपिंग जोन इज़ अ जियोग्राफिकल रीजन वेयर अ सर्टेन सेट ऑफ शिपिंग मेथड्स एंड रेट सप्लाई। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप वर्ल्ड वाइड बेच रहे हो तो पाकिस्तान में डिलीवर करोगे आप 300 रुपये लेके, बट यूएसए के अंदर आप डिलीवर 300 रुपीज़ लेके नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ज़्यादा चार्जेस लगाओगे। और अगर न्यूजीलैंड प्रोडक्ट भेजनी है तो फिर आप उससे भी डबल रेट लगाओगे, क्योंकि वो तो उससे भी दूर है, ठीक है। अगर इंडिया भेजनी है तो और कम रेट हो जाएगा क्योंकि पास है। इसी तरह से आप जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंगली भी रेट सेटल कर सकते हो। कैसे, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऐड शिपिंग जोन, ठीक है। अब जोन का जो नेम है मैं कोई भी सेटल कर सकता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ फॉर अमेरिका या फॉर अफ्रीका या फॉर ब्राज़ील। भाई ब्राज़ील में इतना रेट लगेगा, जहाँ पे जो भी आपने अपने हिसाब से लगानी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ना वो चीज़ सिंपल लगा देनी है। अच्छा, अब मैं क्या देता हूँ फॉर अमेरिका सपोज। अच्छा, रीजन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ अमेरिका। अब अमेरिका कौन सा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मैं कह देता हूँ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। या मैं यहाँ पे उसका पोस्टल कोड वगैरह भी पुट कर सकता हूँ, बट मैंने कह दिया नॉर्थ अमेरिका के अंदर यहाँ। उसके बाद मैंने उस पर शिपिंग मेथड बताना है कि भाई जो नॉर्थ अमेरिका का कस्टमर आएगा उसके ऊपर शिपिंग रेट क्या शो होना चाहिए। क्या उसे फ्लैट रेट शो हो, क्या फ्री शिपिंग हो, या लोकली वो पिकअप कर सकता है। मैं कह देता हूँ कि उस पर फ्लैट रेट होना चाहिए और ऐड शिपिंग मेथड, ठीक है। अब फ्लैट रेट मैंने डाल दिया, मैं इसे एडिट करता हूँ और मैं क्या देता हूँ ये टैक्सेबल या कोई टैक्स है या नहीं है वो भी मैं सेटल कर सकता हूँ। और मैं क्या देता हूँ 1,000 रुपये या 5,000 रुपये, जो भी मैंने रखना है वो मेरे पे डिपेंड करेगा। जो भी नॉर्थ अमेरिका की तरफ से कस्टमर आएगा उसको ये वाला रेट शो हो जाएगा, जो पाकिस्तानी होगा उससे 200 शो होगा। मैंने इस तरह से शिपिंग जोन बना लेने हैं कि जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रेट जो है वो मिलता रहे, ठीक है। अच्छा जी, ये करके मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ।
अब मेरा जो है वो नॉर्थ अमेरिका के लिए, ये मैंने अपनी आसानी के लिए नाम लिखा, ये मैंने उसका इलाका चूज़ किया, ये मैंने उसका शिपिंग मेथड चूज़ किया, दैट्स इट। इसी तरह से जितने भी लोग होंगे मैं उनको ये चीज़ क्या करवा सकता हूँ, ऐड करवा सकता हूँ, एक से ज़्यादा भी करवा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शिपिंग ऑप्शंस। अगेन शिपिंग के हवाले से ये सारे ऑप्शन जो है वो हमें शिपिंग के पोर्शन में मिल रहे हैं कि शिपिंग कैलकुलेटर के जितनी भी शिपिंग है वो कार्ड पेज पे आ जाए। क्योंकि देखें अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस होती है $2, आप बड़ी खुशी खुशी $2 चूज़ कर रहे हो, तो जैसे आप कार्ड पेज पे जाते हो तो वो कहता है कि $10 तो इस पर शिपिंग चार्जेस लगेंगे, वो ऐड अप हो जाता है। ठीक है, शिपिंग डेस्टिनेशन उसकी बिलिंग एड्रेस के अकॉर्डिंगली है, डीबगिंग मोड कि उस चीज़ को डीबग करना है कि नहीं, वो अनचेक भी रहने तो खैर है। उसके बाद है जी शिपिंग क्लासेस। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शिपिंग क्लासेस बना सकता हूँ प्रोडक्ट्स के हवाले से, उनके रेट्स के हवाले से, कि जो प्रोडक्ट या जो भी जिस एरिया के अकॉर्डिंगली लाई करता है वो क्या हो जाए, वो इस क्लास में फॉल करे और उसके ऊपर उस तरह के रेट्स उसे शो हो जाए। ठीक है, मैं जिस तरह की क्लास बनाऊंगा, शिपिंग क्लासेस कैन बी यूज टू ग्रुप प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप एंड कैन बी यूज बाय सम शिपिंग मेथड्स। मैं प्रोडक्ट्स को भी ग्रुप कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेथड्स को भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, कि भाई अगर फ्लैट रेट भी है तो अगर कोई बुक, अब नॉर्थ अमेरिका से किसी ने पेन ऑर्डर कर लिया और किसी ने चेयर ऑर्डर कर ली, तो पेन को भेजने का वे डिफरेंट है, तो मैं क्लासेस बना के कर सकता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका पे फ्लैट रेट तो लग रहा है बट प्रोडक्ट के हवाले से वो फ्लैट रेट बदल जाए। ठीक है, वो भी सारा कुछ मैं सेटल जो है करवा सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी पेमेंट्स का। अब पाकिस्तान में रहते रहते पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पेमेंट मेथड चलता है। अगर आपने पाकिस्तान में स्टोर अपना बनाना है, जैसे सपोज नवीद कहते हैं कि सर मैं ना हैंडी क्राफ्ट्स बनाता हूँ या कोई भी ऐसी हैंडमेड प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैंने बेचना ही है। अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर अंदर ही बेचना चाहते हो तो शुरू तो आप पाकिस्तान से ही करोगे ना, तो आप पाकिस्तान में जो शिपिंग मेथड रखोगे या बिलिंग मेथड रखोगे, पेमेंट मेथड रखोगे, वो होगा कैश ऑन डिलीवरी। वो कौन सा होगा, वो होगा कैश ऑन डिलीवरी, कि भाई आपने तब पे करना जब आपके पास चीज़ डिलीवर हो जाए। पाकिस्तान में सिर्फ यही चलता है, दूसरी कंट्रीज़ में पेपाल वगैरह सारा कुछ चल सकता है। इसी तरह से आपने किसी और कंट्री के लिए पेपाल को इनेबल करके सेटअप कर लेना। अगेन अभी फ़िलहाल मैं इस गेटवे को सेटअप नहीं कर सकता, रीज़न क्या है कि मेरी करेंसी को पेपाल सपोर्ट नहीं करता। बट अगर आपकी करेंसी, मैंने पीकेआर सेट की थी, अगर आप यूएसडी सेटल करोगे तो आप क्या कर सकते हो, पेपाल को इंटीग्रेट कर सकते हो। पेपाल की इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैंने उसका अकाउंट जो है वहाँ से लिंक करवा देना है और पेपाल जैसे ही वो पेमेंट पे क्लिक किया करेगा तो वो पेपाल के पेज पे रीडायरेक्ट करके पेपाल के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी चेंज कर सकते हैं, बट अगेन क्योंकि अभी पाकिस्तान है तो कैश ऑन डिलीवरी सेफ चीज़। बट पेपाल सेटअप करना या कोई और ट्रांसफ़र करना डायरेक्ट या कुछ भी, वो भी हम कर सकते हैं, बट यूजुअली जो आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट देंगे उसके अंदर या तो पेपाल होगा या स्ट्राइप वगैरह की ऑप्शन आपसे कहेगा, वो भी हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं एडिशनल इंटीग्रेशंस की मदद से। मैंने फ़िलहाल कैश ऑन डिलीवरी कह दिया, मैंने इसे कह दिया अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। इसके अंदर वो सारी मेरी अकाउंट्स के हवाले से, प्राइवेसी हवाले से सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या गेस्ट चेकआउट कर सकता है, भाई जिसका अकाउंट नहीं है क्या वो चीज़ ख़रीद सकता है, कौन अकाउंट बना सकता है, वगैरह वगैरह। ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, या आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लिखी हुई है। ठीक है भाई, इनएक्टिव अकाउंट्स कब तक रहे, पेंडिंग ऑर्डर कब तक रहे, फेल्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह। ठीक है, ये अकाउंट्स में आ गया। उसके बाद आ जाते हैं ईमेल्स। ईमेल्स हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट है इसकी मदद से भी हम भिजवा सकते हैं, प्लस हम मेल चिम्प की मदद से भी भिजवा सकते हैं। ठीक है, अब मेल चिम्प क्या है, मेल चिम्प एक ईमेल प्लेटफॉर्म है जो कि ईमेल भिजवाता है। अगर मैं उसकी मेल यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं उसकी भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहता हूँ इसकी भी कर सकता हूँ, ये क्लाइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेल चिम्प भी बड़ा एफिशिएंटली और हमें मेल को डिज़ाइन करने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। अब जैसे ही नया ऑर्डर आता है तो मुझे मेल आनी चाहिए एडमिन को, ऑर्डर कैंसिल होता है तो एडमिन को, फेल होता है तब भी एडमिन को,
ऑर्डर होल्ड पे जाता है तो कस्टमर को मेल जाए, ऑर्डर प्रोसेस होता है तब भी कस्टमर को जाए, कंप्लीट होता है तब भी, रिफंड होता है तब भी कस्टमर को मेल जानी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई हुई है कि किस ऑर्डर पे किसे मेल जानी है, किस पे किसे नहीं जानी। हम ये मेल जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मेल को खुद डिज़ाइन भी कर सकते हो। आप HTML की मदद से, अब जैसे HTML चूज़ है, इसकी एक टेम्पलेट है, वो क्या कह रहा है ये देखें। मैं अगर HTML में एक नई मेल डिज़ाइन करूँ, टू ओवरराइड एंड एडिट दिस ईमेल टेम्पलेट, कॉपी दिस टू योर थीम फोल्डर, दिस कि यहाँ पे जाके कर लो, कॉपी फाइल करो, वहाँ पे जाके इसे चेंज कर लो। अभी एक टेम्पलेट बनी हुई है, ठीक है, ये कोड है। अगर मैंने अपने लिहाज से बनानी है तो मैं यहाँ पे इसे एडिट करके सेव जो है वो करवा लूँगा। इसीलिए लोग यहाँ पे करने के बजाय मेल चिम्प को कर लेते हैं, क्योंकि वो मेल को बनाने के लिए विजुअल एडिटर प्रोवाइड कर देता है। जैसे हमने देखा कि पेज बनाने के लिए पहले हम कोडिंग से कर रहे थे, फिर विजुअल एडिटर आ गया। इसी तरह ईमेल बनाने के लिए पहले हम वैसे कर रहे थे, फिर हम क्या कर सकते हैं, विजुअल एडिटर की मदद से बना सकते हैं। तो इसीलिए लोग मेल चिम्प वगैरह के ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। इंटीग्रेशंस हैं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या इंटीग्रेट करवा सकते हो, ठीक है। ये दो हैं, प्लस इससे भी ज़्यादा मैं चीज़ें इंटीग्रेट करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, दिस पेज, वही कार्ट का पेज कौन सा होगा, चेकआउट का पेज कौन सा होगा, अकाउंट पेज, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे एडवांस के अंदर। बाकी API की इंटीग्रेशन भी हम यहाँ से कर सकते हैं और woocommerce.com पे भी जा सकते हैं, ठीक है। कि आप चीज़ों की ट्रैकिंग वगैरह करवानी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ये मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। प्लस मेरे पास एक्सटेंशन एक ऑप्शन है, मैं इसके अंदर अगर आता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट की WooCommerce की फंक्शनैलिटी को मज़ीद इन्हेंस कर सकता हूँ। मुझे बुकिंग चाहिए, मेंबरशिप चाहिए, प्रोडक्ट ऐड ऑन चाहिए, गूगल एनालिटिक्स चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं ऐड अप करवा सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, अब देखें ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, जब तक ऑर्डर आएंगे नहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, कस्टमर जब तक आएंगे नहीं। कूपन मैं खुद क्रिएट करवा सकता हूँ, अपना कूपन ऐड करके देख सकता हूँ कि ये कूपन ऐसे आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ रिपोर्ट देख सकता हूँ। अभी तो कोई रिपोर्ट भी नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पे ये सारा आएगा कि कितनी ग्रॉस सेल है, नेट सेल, कितना प्रॉफिट, कितने आइटम बेचे हैं, कितने खरीदे हैं वगैरह वगैरह। सेटिंग की बात हो गई, स्टेटस की बात हो गई, ठीक है जी। वो यही बता रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं वो स्मूथली रनिंग है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो इन स्टेप्स के बाद जो मेजर चीज़ होती है वो है ये प्रोडक्ट। अब ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों ने मेंशन किया होता है कि मैं 10 ऐड करूंगा, मैं 5 ऐड करूंगा, मैं 7 ऐड करूंगा वगैरह वगैरह। ये वही प्रोडक्ट होती हैं। यहाँ से मैं इसे अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट भी करवा सकता हूँ और इम्पोर्ट भी। इम्पोर्ट कैसे होगी, यानी कि एक CSV फाइल होती है। CSV फाइल कौन सी होती है, जो एक्सेल की फाइल होती है, ठीक है। CSV फाइल होती है वो एक्सेल की यूजली होती है। उसमें क्या होता है, उसकी मदद से मैं प्रोडक्ट्स को सेटल करवा दूंगा और उसे मैं इंपोर्ट पे लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वो वन बाय वन ऑटोमेटिकली क्या होते रहेंगे, अपलोड। बट अक्सर हमें क्या करना पड़ जाता है, प्रोडक्ट को खुद ऐड करना पड़ता है। ये वो बात होती है, वो जो कहते हैं ना, प्रोडक्ट के 10 प्रोडक्ट फ्री में ऐड करेंगे, 15 फ्री में ऐड करेंगे, 5। तो ये वाली वो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने ऐड करवानी। अब ये वही प्रोडक्ट्स होती थी जो हमें प्रोडक्ट पेज पे नज़र आती थी। क्या होता था, ये वही प्रोडक्ट्स होती थी जो हमें प्रोडक्ट पेज पे नज़र आती थी, जैसे कि
अब इसका कोई नाम है, इसमें वेरिएशन भी डाल सकते हैं, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इसमें इसके रिव्यूज़ वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से ऐड होगी? ये होगी प्रोडक्ट से। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या हो सकता है? ब्लैक स्लीवलेस ठीक है। अब ये वो डाटा है जो कि यूज़र ने हमें प्रोवाइड करना है। यूज़र मतलब कि हमारा कस्टमर जो है। ठीक है, यहाँ पे अब ये मुझे गाइड कर रहा है, ये जो डायलॉग बॉक्स आया हुआ है ये गाइड कर रहा है कि डिस्क्रिप्शन यहाँ से डलेगी, प्रोडक्ट की टाइप यहाँ से होगी, प्रोडक्ट वर्चुअल है, डाउनलोडेबल वो यहाँ से, प्राइसेस ये भी बता रहा है मुझे एक एक करके। प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे आएगी, टैग यहाँ पे आएंगे, कैटेगरी यहाँ पे आएगी और पब्लिश यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखें, इसके परमालिंक की टाइप मुझे पहले सेटल करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये वो सेटिंग्स है, मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले परमालिंक्स वगैरह सेटल करें, बाद में ये चीज़ें करें। सबसे पहले हम वो करें कि जिससे हमारा जो परमालिंक है वो मैनेज रहे। अब मेरा परमालिंक आईडी वाला आ रहा है, बट फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बट आप लोगों ने चेंज करना। इसका परमालिंक आप अपने अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हो कि क्या रहेगा इस प्रोडक्ट। यानी कि अगर किसी ने एक ये शर्ट खरीदनी है, ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट, तो मैं उसे इसी प्रोडक्ट का लिंक दूंगा ताकि वो डायरेक्ट इसी प्रोडक्ट पे आए और इसे क्या करवा ले, इसे परचेज कर। ठीक है, अच्छा अब ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट जो है वो यहाँ पे आ गई। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर क्या है, कितने परसेंट कॉटन है, कितने परसेंट उसके अंदर जो है आपका कोई और फैब्रिक है, वगैरह वगैरह जो भी उसके फीचर्स हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख देने हैं। मैं अब सपोज ये ब्लैक इनकी इसके बारे में उठा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर, जो भी आपके हो गया आपने डाल दिया। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है। अगर क्लाइंट कहता है कि मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप खुद लिख दो मेरी प्रोडक्ट के हवाले से, तो फिर इसके चार्जेस लेने हैं, क्योंकि ये बड़ा खपत वाला काम हो जाता है। अभी आगे आगे चल के देखिएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने नाम लिख दिया, उसका प्रोडक्ट ऐड कर दी, उसका यानी कि क्या स्क्रीन करा स्टक हुई हुई है, जी शो हो रही है। अब शो होना शुरू होगी। ठीक, ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक शो हो रही है स्क्रीन। यस जी सर। सब हो गई। जी अच्छा अच्छा जी, हमने क्या कर दिया, जो भी डिस्क्रिप्शन थी हमने यहाँ पे डाल दी, उसके बाद हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है, पहले इन सेटिंग्स की बात भी कर लेते हैं, बल्कि उससे पहले ये राइट साइड वाली सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पोस्ट में कैटेगरी बनाई थी ना, इसी तरह प्रोडक्ट में भी कैटेगरी होती है। प्रोडक्ट में कैटेगरी कैसे बनाएंगे? सिंपल, मैन की कैटेगरी, वुमेन की कैटेगरी। मैन के अंदर कैजुअल शर्ट, फॉर्मल शर्ट, टी शर्ट, पोलो शर्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, वुमेन के अंदर आ जाएं तो उसके अंदर भी इसी तरह से आप कैटेगरीज बना सकते हैं जो भी वुमेन की होती है। जीन्स के अंदर आ जाएं, शर्ट्स के अंदर आ जाएं, कैटेगरीज बन सकती हैं। सेम तरीका जैसे वहाँ पे कैटेगरीज होती थी ना कि फ्रीलांसिंग वाली पोस्ट यहाँ पे आ जाए, जॉब वाली यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी वही चीज़ है। आपने अपनी मर्जी से ऐड कर लेनी है कैटेगरीज। ठीक है, अब ये करनी हमें आती है, मैं इसे अनकैटेगराइज में भी डाल दूँ तो कोई इशू नहीं, बट हमें ये चीज़ पता है कि हम कैसे करें। टैग्स, अब देखिए मेरी एक टी शर्ट है, उसके अंदर टैग्स मैं कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। शर्ट फॉर समर, बेस्ट शर्ट फॉर समर, स्लीवलेस शर्ट, स्लीवलेस टी शर्ट, ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट वगैरह वगैरह। अगर कोई बेस्ट समर शर्ट लिखता है तो वो मेरी ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट पे आ जाए। ठीक है, अगर कोई कॉटन टी शर्ट लिखता है वो मेरे पास आ जाए, क्यों? क्योंकि मेरी कॉटन की शर्ट भी तो है। ठीक है, ये सारी बातें आपके टैग्स में आते हैं। ये भी उसी तरह से जैसे पोस्ट के टैग्स हम डिफाइन करते थे, ये बात भी आपको पहले से समझाई हुई। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज आ जाती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट की इमेज ले लेनी। ठीक है, अब मैं कोई भी इमेज कॉपी करने की कोशिश करता हूँ।
इनकी यहाँ से हम इमेज अगर आप लोग पावर पॉइंट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली तो ठीक है, ये है स्पेसिफिकली आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड या मैं एक और काम करता हूँ, ये हमेशा आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर एनिमेशन और सारा कुछ जो है वो अवेलेबल होता है और कमाल कमाल की एनिमेशन छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, लेकिन अगर आप एनिमेशन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं सपोज ये वाली हम उसके देखते हैं। लिए आपको ये चैनल देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चैनल नोट डाउन कर लें, बाकी चैनल्स भी हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट की इमेज, यहाँ से प्रोडक्ट मैंने इमेज डाल दी। समझ आ जाती है, स्लीवलेस तो नहीं है बट चले हमने डमी लेनी है। ये तस्वीरें भी हमें क्लाइंट ने देनी है, ठीक है। तो क्लाइंट से ये सारी चीज़ें लेनी है, ये हमने खुद से नहीं डाल रहे होना, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट की तस्वीरें हैं वो उसकी अपनी होंगी, वो मैं ऐसे अनस्प्लैश से या फ्री पिक से नहीं उठा के डाल सकता, क्योंकि वो तो उसकी अपनी होनी है ना, जो उसने चीज़ बेचनी है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट पेज आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी। प्रोडक्ट गैलरी से मुराद होता है जैसे इसकी एक फ्रंट से पिक्चर, एक लेफ़्ट से, एक राइट से, एक बैक से, एक किसी मॉडल ने पहनी हुई है वगैरह वगैरह। वो सारी 4-5 पिक्चर्स मैंने यहाँ पे डाल देनी है। टी शर्ट की फ्रंट से, साइड से, राइट साइड से, बैक से, जो भी उसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है वगैरह वगैरह, वो सारी मैंने क्या कर देनी है, डाल देनी है। वो क्या होगा, वो फिर 1 बाय 1 यहाँ पे जैसे गैलरी शो होती थी इधर शो हो जाएगी। ये इस तरह से मैं थोड़ा जूम करके खींच सकता हूँ, 3-4 इमेजेस ले सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे वो बात हमने डाल के ये प्रोडक्ट गैलरी भी डाल दी, 3-4 इमेजेस डाल दी, दैट्स इट, हमारा काम पूरा हो गया इधर तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का डाटा है कि प्रोडक्ट है किस तरह की, सिंपल, ग्रुप, एफिलिएट या वेरिएबल। सिंपल प्रोडक्ट सिंपल होती है, जो अकेली बिक जाती है। ग्रुप्ड प्रोडक्ट वो होती है जो आप दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ ग्रुप करके बेचते हो, यानी कि एज अ बंडल सेल कर देते हो। एफिलिएट प्रोडक्ट वो होती है जो कि आपकी अपनी नहीं होती, आप किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हो। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होती है जिसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन से क्या मुराद है, जैसे कि आपके पास एक टी शर्ट है, सेम टी शर्ट की वेरिएशन वो रेड में है, ब्लैक में है, ग्रीन में है, उसके साइजेस वो स्मॉल में है, मीडियम में है, लार्ज में है, वेरिएशंस वो आ जाती हैं, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट सिंपल है, वर्चुअल है या डाउनलोडेबल है, मैं कहता हूँ ना ही वर्चुअल है और ना ही डाउनलोडेबल है, बस सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे जनरल, अब इसकी प्राइस आ जाती है, मैं क्या देता हूँ 24.99, और सेल प्राइस में क्या देता हूँ कि, अब ये भी मैं कर सकता हूँ कि सेल प्राइस, अब इससे लिखने से क्या होगा कि 2499 लिखा होगा, ऐसे कट किया होगा, और नीचे क्या लिखा होगा 1999, कि पहले 2499 थी, अभी सेल चल रही है। मैं इस सेल को स्केड्यूल भी कर सकता हूँ कि भाई एक हफ्ता सेल रहे और उसके बाद ख़त्म हो जाए। मुझे खुद आके सेल ख़त्म करने की नहीं होगी, यानी कि अगर मैं सपोज़ मैंने सेल चला दी और मैं किसी ट्रिप पे चला गया दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, मैं महीना नहीं घर वेबसाइट देखी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ने मेरी वेबसाइट पे सेल से शॉपिंग कर करके मेरा तो इन्वेंट्री खाली की हुई है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ सिर्फ हफ्ते के लिए सेल रहे, या समर सेल रहे, या विंटर सेल रहे, जो भी है उस पर काम चलो, ठीक है। वो मैं यहाँ पे सेटल करवा सकता हूँ, स्केड्यूल करवा के। ये देखें, स्टार्ट डेट और एंड डेट भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर होता है SKU। SKU से क्या मुराद होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि ये जो ब्लैक टी शर्ट है ना, इसका कोई, मैं एक लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट 18 या 18 या 12 या 23, जो उसकी आईडी होगा, यानी कि इसका स्टॉक, आप कहते हो ना, जैसे आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें आईडीज असाइन कर देते हो, ठीक है। अब लैपटॉप है, डिफरेंट लैपटॉप्स हैं, आपने उन्हें आईडी असाइन की हुई है कि भाई वो लैपटॉप स्टॉक में मौजूद है या नहीं, आपकी चेकिंग के लिए आप ये चीज़ यूज़ करते हो। एसक्यू स्टॉक कीपिंग यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, ठीक है।
हर किसी का यूनिक होगा। अगर वाइट स्लीवलेस टी शर्ट है उसका डिफरेंट होगा, ग्रीन स्लीवलेस टी शर्ट है उसका डिफरेंट। ठीक है, अभी मैं इसे एक और काम करता हूँ, मैं इसके साथ से ब्लैक हटा देता हूँ, सिर्फ स्लीवलेस टी शर्ट के आ देता हूँ, तो मैं इसका भी ये जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेटल कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैनेज स्टॉक, एनेबल स्टॉक मैनेजर एट प्रोडक्ट लेवल। आप इकट्ठी इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हो, ऑल प्रोडक्ट्स भी, और एक प्रोडक्ट के लिहाज से भी मैनेज कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी इसमें है पड़ी हुई, कितनी आपने अलाउ करनी है, कितनी नहीं करनी। मैं कह देता हूँ 100, 10 पड़ी हुई है। बैक ऑर्डर, बैक ऑर्डर से मुराद ये होता है कि अभी इन्वेंट्री में चीज़ नहीं है, बट क्या आपने फिर भी ऑर्डर बैक ऑर्डर रिसीव करने हैं, ये चीज़ आ जाती है बैक ऑर्डर्स के अंदर कि भाई इन्वेंट्री में ख़त्म हो गई है। अब ये 10 हैं, जैसे ही 10 लोग परचेज ख़त्म करेंगे ना, इस पे ये आउट ऑफ स्टॉक वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या लिखा आ जाएगा? आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, कि जैसे ही ये 10 प्रोडक्ट बिक जाती हैं, यानी कि 10 लोग ख़रीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो कर दो कि भाई ख़त्म हो गई हैं। और अगर बैक ऑर्डर अलाउ करना है तो कर दो, भाई ख़त्म होने के बाद भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ख़त्म होने के बाद कोई ऑर्डर ना कर सके। ठीक है, और प्रोडक्ट अभी कितनी है? 10, मैं ये भी सेटल करवा सकता हूँ। थ्रेश होल्ड कितना होना चाहिए? मैं कहता हूँ 2, यानी कि कम से कम 2 रह जाएँ तो फिर पता लग जाए, यानी कि लो स्टॉक थ्रेश होल्ड है ना, कि आखिर लो स्टॉक मैं किसे कहता हूँ? 0 को, 1 को, 2 को, 5 को, जितना भी। ठीक है, अच्छा, मैं क्या कर देता हूँ कि इंडिविजुअली से बेचना चाहता हूँ कि अलाउ वन ऑफ दिस आइटम टू बी बॉट इन अ सिंगल ऑर्डर, कि ये ऐड होनी चाहिए। वैसे मैं इसे इनेबल नहीं करता, बट कर भी सकता। ठीक है, उसके बाद शिपिंग आ जाती है। शिपिंग उसकी वेट के हिसाब से, उसकी डायमेंशन और क्लास। अब देखें, वो जो मैंने क्लास पीछे सेटल की होगी ना कि इस पे इतना रेट लगना चाहिए, मैं यहाँ पे दूंगा जो हमने पहले शिपिंग सेटिंग में कर। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ इसका वेट है, मैं कह देता हूँ 0.2। ठीक है, डायमेंशन इसकी क्या है मैं डायमेंशन बता दूंगा। जैसी प्रोडक्ट है, सोफ़ा है, चेयर है, जो भी चीज़ है वो जो है मैं बता सकता हूँ कि जी इसका डायमेंशंस क्या है, वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं शिपिंग क्लास लगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लिंक्ड प्रोडक्ट। अब लिंक्ड प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि अप सेलिंग और क्रॉस। कोई मुझे बताएगा अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग क्या होती है? सर अप सेलिंग ये है कि वो कोई एक चीज़ परचेज़ कर रहा है और उसके साथ आपने उसको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऑफर कर दी है, वो भी साथ परचेज़ कर ले, तो वो अप सेलिंग होगी। क्रॉस सेलिंग ये होती है कि उस प्रोडक्ट के अलावा कोई और चीज़ वो परचेज़ करता है। बिल्कुल, क्रॉस सेलिंग तो ठीक है। अप सेलिंग आ जाता है उसी रेलिवेंट प्रोडक्ट के साथ कोई बड़ी प्रोडक्ट वो ले लें। जी सर। ठीक है, जैसे कि अप सेलिंग में ये आ जाता है मेजरली कि अगर वो मोबाइल लेने आया था, आपने उसे क्या करवा दिया, एक महंगा मोबाइल बेच दिया। क्रॉस सेलिंग में ये था कि प्रोडक्ट एक लेने आया था, आपने साथ डिफरेंट प्रोडक्ट भी शो करवा दिया। ठीक है, अब ये वही बातें होती हैं जो कि हम कर रहे होते हैं कि जब कोई क्लाइंट आए तो अप सेलिंग करने की कोशिश करनी है, क्रॉस सेलिंग करने की कोशिश करनी है, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह कर रहे हैं, ये सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं ये कि भाई आप ऐसा करो कि आप इनसे जाओ, एक बर्गर लो या ड्रिंक लो, साथ कहते हैं फ्राइज़ लेंगे, आइसक्रीम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। ये आपको बता रहे हैं कि भाई लेना चाहते हो, वही बात आपने यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, यानी कि ये वो वाली प्रोडक्ट होंगी जो इनको पेज बेस के साथ शो होने लग जाएंगी। ठीक है, क्या होगा कि जब मैं ये प्रोडक्ट को लाइव कर दूंगा, इसे मैं जब रिप्रेजेंट करवा दूंगा, तो ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगी वो शो होने लग जाएंगी। प्लीज़ एंटर 3 और मोर कैरेक्टर। अभी तो मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं है, पर जैसे ही मैं लिखूंगा ना, जैसे मैंने ब्लैक स्लीवलेस अगर है, तो वो ऑटोमेटिकली सर्च करके मुझे नीचे दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट डाली हुई है। अभी मैं डाल ही पहली प्रोडक्ट रहा हूँ, तो वो और प्रोडक्ट को कहाँ से ढूंढ के लाए, अभी और तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी क्रॉस सेलिंग में और अप सेलिंग के। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या चीज़ होती है? एट्रीब्यूट के बारे में हम बात करते हैं, वही बात, वेरिएशंस।
एट्रीब्यूट में क्या आएगा? साइज, कलर। अब कलर की एट्रीब्यूट है, उसके क्या हो सकते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर आप ऑफर करते हो, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स है। साइज क्या हो सकता है? मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये क्या आ जाती हैं? ये हैं एट्रीब्यूट्स। अब मैं क्या कर देता हूँ कि एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज। वो कहते हैं कि साइज के क्या है, इन्हें सेपरेट करो। मैं कह देता हूँ स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सेव, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक एट्रीब्यूट क्रिएट करवा दिया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरह से। इसी तरह से मैं एक और एट्रीब्यूट क्रिएट करवा के कलर के हिसाब से रख सकता हूँ, वगैरह वगैरह। मैं और भी ऐड करवा सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं कोई भी एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसे वैसे ही रख, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं, परचेज नोट है या कोई भी इस तरह का रिव्यू वगैरह इनेबल करने हैं, वो मैं कर सकता हूँ। कुछ मज़ीद ऑप्शंस मैं ऐड करने हैं, थर्ड पार्टी चीज़ों को, वेरिएबल वेरिएशन इमेजेस के लिए, प्राइसेस के लिए एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो होती है जो प्रोडक्ट के साथ छोटी सी शो होती है, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वो होती है जो मैं ऊपर लिख चुका हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए 2 से 3 लाइन जो हैं वो सिंपली लिखवा देनी है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अक्सर आ जाती है। जी शरोज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने एट्रीब्यूट बताई है, मतलब अगर हमने वैल्यूज़ देनी है अलग अलग, मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो वो एक ही एट्रीब्यूट में देंगे जिससे मतलब साइज़ की दे दी है, या अलग अलग होगी? जी ऐसे है कि उसकी एट्रीब्यूट एक होगी साइज़ की, ठीक है, और उसके अंदर उसकी वैल्यूज डिफरेंट होगी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज वगैरह वगैरह। मैंने अभी ये डिलीट इसलिए करवाई है क्योंकि मैं एक सिंपल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। उसके बाद मैं एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसके अंदर फिर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को भी ग्रुप करवा सकता हूँ और किस तरह से ये चीज़ चलती है। इसलिए मैंने खुद डिलीट कर दिया ताकि अभी मैं इसकी एक रिप्रेजेंटेशन ना देखूँ, ठीक है। ओके बट सर। ये है कि आपकी वैल्यू यानी कि उसका नाम एक होगा और उसके वैल्यूज़ ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे फ़िलहाल चीज़ें रेडी करवा दी, चीज़ें सेटअप करवा दी और पब्लिश। अब मैंने ये पब्लिश कर दी प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से व्यू कर लेता हूँ। अभी देखिए मैंने इसे सेल किया था। अब ये चीज़ें रिप्रेजेंट करवाई हैं थीम ने। अच्छा जी, स्लीवलेस टी शर्ट है, ये देखिए इसका नाम है ऐसे भी रख सकता था कि स्कल टी शर्ट, या स्कल तो नहीं है सॉरी, ये कोई भी इसे पता नहीं क्या कहते हैं, इसका नाम होता है स्केलेटन टी शर्ट, ऐसे करके, ठीक है। कुछ भी ऐसे मैं करके शो करवा सकता। अब देखें 10 इन स्टॉक मैंने इंडिविजुअल लेवल पे सेट किया था। जैसे जैसे लोग खरीदते जाएंगे ये डिक्रीमेंट होता जाएगा। मैंने कहा था कि 2499 की है, बट सेल पे ये 1999 की है, इसीलिए तो ये सेल आ गया। मैग्नीफाइंग इफेक्ट। अब वो जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डालता वो यहाँ पे शो होती, अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डाली तो वो यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डाली थी, बड़ी डिस्क्रिप्शन थी तो वो यहाँ पे इस तरह से आ गई। ये थीम पे डिपेंड कर रहा है। ये देखिए ये थीम पे डिपेंड कर रहा है कि वो चीज़ों को कैसे शो करवाएगी। इसीलिए अच्छी थीम मुझे प्रोडक्ट पेज को शो करवाने के ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। सर ये अब मैं क्या मैग्नीफाइंग करता तो उसने खुद ही दिखा दिया ना, मैग्नीफाइंग इफेक्ट तो। बिल्कुल मैग्नीफाइंग इफेक्ट जो है खुद ही लगा दिया इसने थीम की तरफ से, ठीक है। और वैसे इसके लिए हमारे पास प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं जिसकी मदद से अगर कोई थीम में नहीं आ रहा तो मैं खुद भी लगा सकता हूँ। ये देखें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने डाली है तो वहाँ कहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आई है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देनी है जो प्रोडक्ट के साथ शो होगी, और लॉन्ग नीचे आ जाएगी। इसका SKU शो हो रहा है, इसकी कैटेगरी शो हो रही है। यहाँ तक अब कोई इसे ऐड टू कार्ट करता है। अब देखिए आपने कुछ भी नहीं बनाया, ऐड टू कार्ट खुद ही बना हुआ था, किसी ने क्लिक किया एडिट टू कार्ट, ठीक है, वो चली गई है कार्ट में।
मैं क्या करता हूँ, व्यू कार्ट, ये देखिए 999 की है, शिपिंग, इंटर योर एड्रेस, शिपिंग कैलकुलेट, जो भी करना है, ठीक है। कूपन कोई बनाया ही नहीं, वो कुछ डाल ही नहीं सकता, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ पे मैं दूंगा शिपिंग, इंटर योर एड्रेस टू व्यू शिपिंग ऑप्शन। जैसे ही वो एड्रेस डालेगा, वो जो शिपिंग क्लासेज और शिपिंग मेथड हम बना रहे थे ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये देखें, कैश ऑन डिलीवरी मैंने रखा था, तो कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है। यहाँ पे वो अपना एड्रेस डालेगा, प्लेस ऑर्डर करेगा, जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा मेरे पास उसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा डैशबोर्ड के अंदर। फिर मैंने उसकी इन्वेंट्री को ओके करके उसे बात करके और क्या करवा देना, उसका ऑर्डर शिप करवा देना, ठीक है। अब ये तो थे एक सिंपल प्रोसीजर, सिंपल प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, वो वेरिएशंस की बात होती है। अब वेरिएशन कैसे बनती है, वेरिएशन वेरिएबल प्रोडक्ट में क्या देता हूँ मैंने, वेरिएबल प्रोडक्ट किया, ये वेरिएशन वाला कॉलम मेरे पास 7 ऐड हो गया। मैं एट्रीब्यूट में आता हूँ, वेरिएशन में आता हूँ, वो देखें, वो कहते हैं बिफोर यू कैन ऐड अ वेरिएशन यू नीड टू ऐड सम वेरिएशन एट्रीब्यूट, के पहले एट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ऐड कर लेता हूँ साइज़। अब मैं रखूँगा, पहले मैंने खुद ही इग्नोर कर दिया था, उसकी वैल्यू है स्मॉल, मीडियम, बस 2 रखता हूँ मैं, ठीक है। उसकी भी रीज़न है कि 2 मैंने क्यों रखी है, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि फिर वेरिएशन बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, ठीक है। यूज फॉर वेरिएशन भी रख दें और सेव, ठीक है। एक और ऐड कर लें कलर की, ब्लैक, यूज फॉर वेरिएशन से। अब वेरिएशन पे आ जाए। अब वो कहता है वेरिएशन ऐड करनी है, मैं कहता हूँ क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। अब वो क्या काम करेगा, वो वेरिएशन बनाएगा। वेरिएशन कैसे बनती है, वाइट साथ में स्मॉल, वाइट साथ में मीडियम, वाइट साथ में लार्ज, वाइट साथ में एक्स्ट्रा लार्ज। मैं बना सकता था ज़्यादा, ठीक है, वो मेरी मर्जी है, मैंने कम रखने के लिए ऐसा किया। अब कैसे बनेंगी, वाइट के साथ ब्लैक, सॉरी वाइट के साथ स्मॉल और वाइट के साथ मीडियम, ब्लैक के साथ स्मॉल और ब्लैक के साथ मीडियम। ये है वेरिएशन, जिसे हमारे पास फैक्टोरियल होता था शायद इस तरह से, मैथ के अंदर भी एक टर्म होती है, ठीक है। मैं कह देता हूँ ओके। वो कहता है 4 वेरिएशंस एडेड, ओके। ये देखें, स्मॉल के साथ ब्लैक, स्मॉल के साथ वाइट, मीडियम के साथ ब्लैक और मीडियम के साथ वाइट। अब क्या बन गई, ये वेरिएबल बन गई। अब मैं कहता हूँ अगर किसी को स्मॉल के साथ चाहिए, मैं उसका रेट बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर किसी ने स्मॉल लेनी है तो रेट कम होगा, मीडियम लेनी है तो रेट ज़्यादा है। अब क्या करूँगा, मैं इसके ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सारा कुछ दोबारा से डाल सकता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, मैं सारा कुछ दोबारा से डाल सकता हूँ। अब ये हर वेरिएबल की एक एक शाख बन चुकी है। भाई अगर स्मॉल ब्लैक है ना, तो मैं स्मॉल ब्लैक कलर की पिक्चर लगा दूँ, उसका SKU कुछ रख दूँ डिफरेंट, उसकी प्राइस रख दूँ, तो मैं क्या देता हूँ, 2000 है, 1500 में मिल जाएगी। मैं सिर्फ प्राइस चेंज करूँगा, बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब है स्मॉल वाइट में। स्मॉल वाइट में मैं कहता हूँ 5000 की है, आफ्टर सेल 4000 की मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मीडियम के साथ, मीडियम वाली मैं कहता हूँ मैं और महंगी कर देता हूँ, 10,000 की है, 8,000 में फाइनल मिल जाएगी। ये वाली हमारी 12,000 की है और 10,000 में फाइनल। तस्वीरें वगैरह सारा कुछ आप दोबारा से लगा सकते हो सेम चीज़। अब देखें, मैं उसी प्रोडक्ट को दोबारा ओपन करता हूँ कि क्या चेंज आया। ये देखें, साइज। अब देखिए उसके पास ऑप्शन आ गए, जैसे ही उसने स्मॉल चूज़ किया वो कहता है ये, जैसे ही उसने ब्लैक चूज़ किया उसके पास रेट आ गया। स्मॉल ब्लैक कितने की थी, मैंने कहा था 2000 की, 1500 की मिल जाएगी। मीडियम
अब देखिए मीडियम के साथ ब्लैक जो थी वो 10,000 की मैंने लिखी थी, और मीडियम के साथ जो वाइट थी वो मैंने 12,000 की लिखी थी और 10,000 में पाऊँ। अब ये करने के लिए अभी तो ये ऐसे है ना, मैं पहले ये चेक, अगर आप पिक्चर नहीं डालते तो ये चूज़ करोगे तो पिक्चर भी चेंज हो जाएगी, जो आपने रखी होगी पिक्चर उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर नहीं आ जाएगी, डिफरेंट पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि मीडियम वाइट का साइज़ डिफरेंट होगा। अगर वाइट है, अगर आप डिज़ाइन की बेस पे वेरिएशन बना लेते हो तो कर सकते हो। खुद आपने एट्रीब्यूट्स ऐड करनी है, फिर उनकी वेरिएशन, उन वेरिएशन के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, आपके पास ये सारी प्रोडक्ट्स वेरिएट होके शो हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, ये मेरे पास ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर आप और डिटेल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने की। सिंपल प्रोडक्ट तो सिंपल है, एक टी शर्ट है बस, ना उसमें कलर है कोई, ना उसमें साइज़ है, बस एक ही चीज़ है। ठीक है, वो हमने कर दिया। जैसे एक किताब है, एक पेन है, इसके अंदर वेरिएशन नहीं होती, ये सिंपल होती हैं। बट जो शर्ट्स टी शर्ट्स होती हैं वो इस तरह से बनानी पड़ती हैं, डिफरेंट वेरिएशंस ऐड करनी पड़ती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, क्योंकि अब हमने अगर कह दिया 25, और 25 प्रोडक्ट ऐड करने में तो हमारा दिन गुजर जाएगा पूरा, एक एक को ऐसे करने में। और वेरिएबल हुई तो फिर तस्वीर बदलना, सारा कुछ डालना, तो इसीलिए कहते हैं कि इसके चार्जेस लेते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई आ जाता है ऑर्डर, अब अगर आप बनाते हो कि मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाऊंगा वो कॉमर्स की मदद से या वर्डप्रेस में, आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है तो आपने उसे 5 प्रोडक्ट फ्री में ऐड कर दी, वो कहता है मेरी 50 प्रोडक्ट्स हैं, आप उसे कहोगे मैं पर प्रोडक्ट $1 चार्ज करूँगा या $0.5 एक प्रोडक्ट का चार्ज करूँगा। अगर 50 है तो मुझे $25 पे करो, तब मैं 50 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगा, क्योंकि ये भी डाटा एंट्री वर्क हो जाता है ना, क्योंकि आपको बार बार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है, इसीलिए वो लोग पहले ही क्लेम कर देते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रोडक्ट्स हैं तो तब हम काम करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा प्रोडक्ट्स के हम चार्ज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें याद है ना, थोड़ी पुरानी बात है, हमारे पास एक ऑर्डर आया था, उसके पास 350 प्रोडक्ट्स थी। हमने क्या काम करना था, हमने उसकी प्रोडक्ट्स एडिड थी, सिर्फ उनके टाइटल में चेंजेस करनी थी, और उसकी गैलरी के अंदर जो प्रोडक्ट गैलरी होती है ना वो ज़रा चेंज करनी थी। ठीक है, अब पता नहीं उसकी हमने पर डॉलर यानी कि एक प्रोडक्ट का $1 चार्ज किया था, उसका टाइटल थोड़ा सा छोटा करना था और इमेजेस चेक करनी थी, 2 काम थे। तो $1 एक प्रोजेक्ट का हमने चार्ज किया, यानी कि एक प्रोडक्ट का चार्ज किया था, पता नहीं 300 थी या कितनी। ठीक है, तो इस तरह से भी ऑर्डर आ जाते हैं कि कोई प्रोडक्ट दे देता है, कोई कह देता है ऐड कर दो, कोई कह देता है एडिट को चेंज कर दो, क्योंकि अक्सर लोगों ने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ॉन से कॉपी करके उठाई होती हैं। उसके लिए भी प्लगइन मौजूद हैं जो अमेज़ॉन से पूरी प्रोडक्ट कॉपी करे और यहाँ पे लगा दें। पेड प्लगइन्स हैं जिनमें आप वो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या कर लेना है, जैसे SKU होता है ना, अमेज़ॉन के ऊपर होता है एसिन। अब ये मैं अमेज़ॉन पे चला जाता हूँ, अब मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये कॉम्ब है एक, इस प्रोडक्ट का ना एक एसिन होता है, ये जैसे ये लिखा हुआ है। अब मुझे तो URL से भी ये चीज़ ढूंढनी, यानी कि मुझे पता है कि यहाँ पे यही है, पर ये इन्होंने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सर आवाज़ बंद हो गई आपकी। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया।
सर चले गए? सर को ग्रुप थोड़ा वेट करते हैं, शायद दोबारा रीजॉइन कर लें सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, जी सर अब आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी वो तो ना लाइट यहाँ पे चली गई थी तो वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। सर SKU को सर हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट का एक कोड है इंटरनली, हर जो सेलर है उसने अपना एक कोड रखा होता है। अच्छा जी, SKU बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आप इंटरनली मैनेजमेंट करने के लिए ना उसका एक आइडेंटिफायर जो है ना लगा देते हो, ठीक है? राइट कि सर, अब जैसे बुक्स के IBAN नंबर होते हैं अपने, इस तरह ही इसका कोड हो। एग्जैक्टली अब आपके पास हज़ारों शर्ट्स हैं, ठीक है? अब आपने उन्हें खुद भी तो पहचानना है ना कि भाई ये शर्ट कौन सी है, इसे कैसे मैनेज किया जाए वगैरह वगैरह। तो उसके लिए फिर आप उसे एक SKU दे दोगे। यही चीज़ वहाँ पे अमेज़न के ऊपर एसिन कहलाती है। ये देखें जैसे मैं आपको बता रहा था, अब इसका एसिन है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेताशा प्रोडक्ट्स हैं तो ये इतना ही लंबी है, ठीक है? स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अब हो रही है। अच्छा जी, ये देखें एसिन मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे भी शो होता है और ये किसी भी प्रोडक्ट के URL में भी शो हो रहा होता है, ये देखें, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रहा हूँ कि हम अगर कोई प्रोडक्ट, अगर आपको कभी क्लाइंट कह देता है कि भाई मुझे अमेज़न से प्रोडक्ट्स उठा के अपने पास शो करवानी है अपनी वेबसाइट पे, वूकॉमर्स वेबसाइट पे, तो उस आपको पता होना चाहिए कि ये काम भी पॉसिबिलिटी है। बट अगेन इस तरह का सवाल आएगा, हो सकता है कोई डिफरेंट तरीके से भी आ जाए। सिर्फ आपने क्या काम करना है, उसे गूगल पे लिख लेना है कि हाउ टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेज़न टू वूकॉमर्स। वो आपको तरीका बता देगा, प्लगइन बता देगा। इसके लिए पेड प्लगइन्स हैं जो ये काम करते हैं। जो लोग एफिलिएट वेबसाइट आपसे बनवाने आएंगे ना, वो अमेज़न से प्रोडक्ट्स उठा के यहाँ पे शो करवाएंगे। एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, वो तो बहुत आसान है, वो तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है? वेरिएबल प्रोडक्ट्स मैनुअली ऐड करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि लंबा हो जाता है ना, हर चीज़ की चीज़ें डालो वगैरह वगैरह। एफिलिएट प्रोडक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो, सिर्फ और सिर्फ उसका URL डाल देना है, बाय प्रोडक्ट का बटन डाल देना और दैट्स प्राइस डाल देना। और अगर आप वहाँ से इंपोर्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस आपने जो URL होगा वो अपना रेफरल लिंक रखना है कि भाई मैंने रेफर किया था तब ये प्रोडक्ट खरीदने आया, ठीक है? तो हम लोग अपनी एफिलिएट वेबसाइट भी एक ई-कॉमर्स तरह की बना सकते हैं। हम अपनी ब्लॉगिंग टाइप की भी एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं। और मैंने आपको याद होगा एक एग्जांपल दी थी कि सरगोदा का एक जो है लड़का है और उसकी एक वेबसाइट का जो टर्नओवर है ना मंथली, वो तकरीबन 25 लाख रुपए है। एक महीने में उसकी एक वेबसाइट उसे 25 लाख रुपए कमा के देती है। अब वो जो उसकी वेबसाइट है वो एफिलिएट है, यानी कि वो अपनी वेबसाइट पे अमेज़न की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। उन मार्केटिंग कर करके वो 25 लाख रुपए कमा लेता है, यानी कि वो खुद कुछ नहीं बेच रहा, सिर्फ वो कहता है कि ये भाई प्रोडक्ट बिक रही है, ख़रीद लो, यहाँ पे चले जाओ। सिर्फ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करता है वो। अब मुझे पता नहीं है वो किस कैटेगरी में काम कर रहा है, हेल्थ की कैटेगरी में क्या, बस मुझे इतना ही आइडिया है कि इस तरह से वो काम कर रहा है। तो सिर्फ ये बात बताने का मकसद ये है कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये भी एक तरह से पैसिव इनकम है और एक लॉन्ग टर्म एसेट है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम करते रहते हो थोड़ा 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 थोड़ा, तो 4-5 साल के बाद आपकी वेबसाइट उसी तरह से होगी जैसे आपका एक प्लॉट होता है। प्लॉट पे भी तो आप पैसे लगा के छोड़ देते हैं ना, और उसके बाद क्या होता है, वो प्लॉट कुछ सालों के बाद महंगा हो जाता है, बेच देते हैं, खुश होते हैं कि महंगा हो गया। वेबसाइट भी सालों के बाद
महंगी होती है। महंगी कब होती है? जब उस पर काम किया जाए। अब मैंने ये डोमेन ले लिया है, मैं इसे छोड़ देता हूँ सालों के लिए, ये महंगी नहीं होगी, ये मुझे नुकसान ही है क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन पे कर रहा हूँ बट यूज़ नहीं कर रहा। फ़ायदा मुझे कब होगा? जब मैं उसके ऊपर वेबसाइट खड़ी करूँ, फिर उससे एसईओ समझूँ, एसईओ सीखूँ, अच्छे आर्टिकल लिखूँ, फिर मैं अमेज़न को देखूँ कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट पे अमेज़न ज़्यादा कमीशन देता है। अगर मैं गोल्ड की रिंग बेचता हूँ तो मेरे पास कितना कमीशन है, अगर मैं सॉक्स बेचता हूँ तो कितना कमीशन है। फिर मैं उस पर रिव्यू लिखूँ, फिर रिव्यू बताऊँ कि अच्छा ये सॉक्स अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, 5 का कंपैरिजन करवाऊँ, ठीक है। और उनमें मैं एफिलिएट लिंक लगा दूँ कि अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहता है तो वहाँ से ऐसे चला जाए। अब वो बंदा मेरे लिंक से ख़रीदेगा, ऑर्डर अमेज़न पे चला गया, पर उसकी यानी कि $30 की अगर कोई प्रोडक्ट थी तो $1 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अमेज़न मुझे पे कर देगी और बाकी क्लाइंट के पास चले जाएंगे जो भी उसे बेच रहे हैं वगैरह वगैरह। तो एफिलिएट का मॉडल ये वाला होता है कि आप किसी की चीज़ की प्रमोशन करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर और फिर कहते हो कि हमें इसके चार्जेस जो हैं वो मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है मॉडल। आप रिव्यू की मदद से भी कर सकते हो और अगर आप सिंपल ऐसे प्रोडक्ट शो करवाना चाहो, बाय नाउ पे, यहाँ पे फिर ऐड टू कार्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपकी वेबसाइट वो छोड़ के अमेज़न पे चला जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे उसे ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे काम हम करवा सकते हैं, बिजनेस मॉडल है। अगर आप लोग करना चाहें तो इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा एफिलिएट के ऊपर और अपनी वेबसाइट भी खड़ी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा रिव्यू लिखना आता है, क्योंकि रिव्यू वाली वेबसाइट पे लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने लैपटॉप ख़रीदना है, मैं देखूंगा कौन सा अच्छा है, आपने रिव्यू किया हुआ है, अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये इसके ये फ़ीचर हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, और नीचे आपने बाय नाउ बटन दिए हुए हैं। अब जिससे जो अच्छा लगा वो वहीं से बाय नाउ पे क्लिक किया, वो आपके रेफरल लिंक की मदद से अमेज़न पे गया, उसने चीज़ ख़रीदी। अमेज़न ने सपोज़ $1500 का लैपटॉप था, अमेज़न ने उस एक प्रोडक्ट के ऊपर $50 कमीशन आपको दे दी कि चलो तुमने बिकवाया, तुम्हारी मदद से क्लाइंट आया, $50 तुम्हारा। और अमेज़न बिलियंस ऑफ डॉलर तो एफिलिएट्स को पे करता है, ठीक है। तो हम अगर अमेज़न पे काम नहीं कर सकते, एफिलिएट पे चले जाते हैं तो फिर भी हमें बहुत फ़ायदा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखें, बिकम एन एफिलिएट, ये आपने चीज़ों को देख लेना है। एफिलिएट इसका अमेज़न का भी है, कोई भी वेबसाइट है ना उसके बॉटम पे अक्सर ये चीज़ें लिखी होती हैं, बिकम एन एफिलिएट। ये देखिए, रिकमेंड प्रोडक्ट्स अर्न कमीशन, के प्रोडक्ट रिकमेंड करो और कमीशन कमाओ। अब एलिमेंटर है, अगर आप ये बिकवाने में भी उनकी मदद कर देते हो ना, इसकी ये देखें एफिलिएट प्रोग्राम, ये देखिए साइन अप रिकमेंड एंड, बस लोगों को कहना है कि एलिमेंटर ले लो, अमेज़न से ये चीज़ ले लो, बहुत अच्छी है। अगर कोई ले लेगा तो फिर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, पूरा मॉडल है। बट इसके लिए आपको एसईओ भी करनी पड़ेगी, अपनी वेबसाइट को भी अच्छा सा बनाना पड़ेगा ताकि लोग आएँ, रिव्यू पढ़ें, एंगेज हों वगैरह, ठीक है। 50% पर सेल, यानी कि अगर आप एक दफ़ा ये बेच देते हो एलिमेंटर, तो मैं इसके प्राइसिंग पे चला जाता हूँ, 50% मुझे पे करता है। अगर मैं ये प्लान जो है सेल करवाता हूँ 49 वाला, तो $25 मेरे हैं, 25 एलिमेंटर के। ये सेल करवाता हूँ तो एलिमेंटर 50 मुझे देगा, 50 खुद। ये करवाता हूँ तो 100 मुझे देगा, 100 खुद। और ये करवाता हूँ तो 250 मुझे दे देगा, 250 खुद। और ये करवाता हूँ तो 500 मुझे दे देगा। मतलब कि अगर मैं एक महीने में मेहनत करके उसका ये एक प्लान सेल करवा देता हूँ ना अपनी वेबसाइट पे इधर उधर लोगों को कह के, तो $500 मैंने कमा लिए। और $500 75,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, मेरा तो पूरा महीना ठीक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एफिलिएट प्रोग्राम एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इसकी तरफ जाना चाहें तो देखें, थोड़ा सा इसे समझें, इसके लिए वेबसाइट बनाएं, ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट बन जाती है, उस पर रिव्यू लिखें, प्रोडक्ट के लिंक्स डालें और एसईओ करके, शेयरिंग करके उसे ऑप्टिमाइज़ करें ताकि ज़्यादा लोग आएँ। फिर जो लोग आएंगे ख़रीदेंगे तो आप
आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। एफिलिएट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप फिर कल को ऐड भी लगा सकते हो। ठीक है, एडसेंस से गूगल से ऐड लगा लिए, अमेज़ॉन पे सेल करके कमीशन ले लिया, दो तरफ से प्रॉफिट आपके पास आ गया। ठीक है, तो एफिलिएट एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इवन मैंने अभी तक तो ये चीज़ स्टार्ट नहीं की एफिलिएट, बट मेरे भी ये कहीं ना कहीं पाइपलाइन में है कि अब हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर जो है वो काम करना है एफिलिएट साइट्स के ऊपर। तो एक अच्छा मॉडल है, मुझे तो पसंद है। आप लोग भी अगर करना चाहें तो लाजमी करें। ठीक है, नीश चूज़ कर लें, उस नीश की प्रोडक्ट्स को फिर मार्केट करना शुरू कर दें। हर तरह के कमीशन प्रोग्राम होते हैं और ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं ये स्कैम नहीं करेंगी, आपको पे करेंगी। एक अमेज़ॉन का होता है, मैं आपको एक चलें एक नाम और बता देता हूँ ताकि आप रिसर्च कर सकें, क्लिक बैंक। ठीक है, ये भी एफिलिएट है, ये एफिलिएट कंपनी है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि क्लिक बैंक क्या चीज़ है। ठीक है जी, बाकी मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोगों ने वो कॉमर्स को अपने पास इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है और यूज़ करना है। और इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ नहीं है। कैटेगरीज़ की बात होगी, टैग्स की, एट्रीब्यूट्स की होगी, एनालिटिक्स की होगी, इसके अंदर वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट ये आएंगी कब? जब आपके कुछ ऑर्डर्स आ जाएंगे, चीज़ें चल जाएंगी, फिर एनालिटिक्स में शो हो जाएगा। ये काम हमारा नहीं है। एनालिटिक्स को देखने का काम किसका है? जिसकी वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा। और मार्केटिंग के अंदर आपके पास वही कूपन्स वगैरह आ जाते हैं। अगर मैं कोई कूपन ऐड कर सकता हूँ तो ऐड वगैरह करके हम जो है ना वो चीज़ को शो करवा देते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ ईद, ठीक है, ईद लिख दिया, कूपन के पे अमाउंट कितनी होनी चाहिए, मैं कह देता हूँ 1000 रुपये। ठीक है, पब्लिश। अब जो भी ईद लिखेगा ना वहाँ पे, उससे क्या हो जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, बल्कि एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स, अच्छा अच्छा, ये मैंने वेरिएशन अब एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स है ना, वो मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे मार्केट कर रहा हूँ। उसका स्टॉक भी मैंने मैनेज नहीं करना। ठीक है, उसका स्टॉक किसने मैनेज करना है? अमेज़ॉन ने करना है। अब एलिमेंट्री डिजिटल प्रोडक्ट है, अगर वो मुझे $50 पे भी कर रहा है ना, उससे फ़ायदा है, उसने एक दफ़ा बना लिया, उसने 1000 दफ़ा बेच लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा। अब ये हमें सारी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी सारी सेटिंग डिस्टर्ब हो चुकी है। बट अगेन आप लोगों ने कूपन ऐड करना है, कूपन ईद लगाएं जैसे मैंने लगाया, डिस्काउंट फिक्स करें। उसके बाद जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, जब आप चेकआउट पे जाएंगे वहाँ पे अपना कूपन पुट कर दें। जैसे ईद लिखा था, मैं ईद डालें, आपका ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, उसमें उसमें से डिटेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये कूपन वर्क करता है। बाकी एनालिटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, मार्केटिंग, मेल चिम्प वगैरह भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ साथ, और इसे मार्केट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी मैं क्लास अपनी यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या काम करना है, एक पूरा स्टोर जो है ना इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश करनी है, वो कॉमर्स को बनाते बनाते लगाते लगाते क्या करना है, एक पूरा स्टोर क्रिएट करने की कोशिश करनी है। एक थीम चूज़ करें, उसे लगाएं अपने पास, और ये सारा काम आपने टोटली खुद करना है। थीम लगाएं, वो कॉमर्स लगाएं। आप थीम अगर कोई चूज़ करते हैं तो वो आपको खुद ही पुश करेगा, रिकमेंड करेगा कि वो कॉमर्स लाजमी करो। जब आप वो कॉमर्स कर लेंगे, फिर आपने सेटलमेंट्स करनी है, थीम की कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है, मेन्यू वगैरह आपको सेट करना आता है, वो सेट करें, प्रोडक्ट पेज मैनेज करें, आपकी पूरी लाइव हो जाएगी। डमी प्रोडक्ट्स डाल लें 4-5, और एक तजर्बा ले लें कि कैसे ये किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो डेवलप करके दिखाना है कि किस तरह से बनाया आपने। ठीक है जी, बाकी मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे एंड कर रहा हूँ।